आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं अभी पोस्ट ऑफिस में खड़ा हुआ जो कि है बीजाडांडी पोस्ट ऑफिस, जहां पर काम कर रहे हैं देवेंद्र सिंह मरावी जिनका सिलेक्शन हुआ था, जिन्होंने हमसे सर्टिफिकेट लिया हुआ था और उनका सिलेक्शन यहां पर हो चुका है और अभी उनका ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी मैं हूँ पोस्ट ऑफिस में और चलते अपन पोस्ट ऑफिस के अंदर। ये है देवेंद्र जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है और इनसे मैं आपको यहाँ पर आज लाइव जो है पूरी जानकारी देना चाहूंगा कि किस प्रकार से इनका सिलेक्शन हुआ, इनकी प्रोसेस क्या थी पूरी कंप्लीट, फॉर्म भरने से लेकर अभी तक जो इनका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है उससे रिलेटेड सारी जानकारी अपन लेंगे। इसके लिए हम अपने ऑफिस में चलते हैं, वहां पर बैठ के आपको सारी जानकारी देवेंद्र के साथ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और जैसा कि मैंने आपको आज सुबह एक वीडियो में भी बताया था कि कल हम एक लाइव रिकॉर्डिंग करने वाले थे जिसमें कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण कल अपडेट नहीं हो पाया था। इस कारण से आज हम फिर लेकर आए हैं देवेंद्र को, जिसके माध्यम से हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार से जीडीएस में इनका सिलेक्शन हुआ था, क्या प्रोसेस थी, आपके बहुत सारे सवाल जिनके जवाब आज की वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। तो बिना देर किए डायरेक्ट पहुंचते हैं देवेंद्र के साथ। और देवेंद्र, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत चलो, आपका स्वागत है कंप्यूटर ज्ञान केंद्र चैनल में। और इस चैनल के माध्यम से हमने जीडीएस के अभी तक बहुत सारे वीडियोस जो है बनाए हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को हमने जानकारी दी इस चैनल के माध्यम से कि क्या प्रोसेस होती है, वेरिफिकेशन की क्या प्रोसेस होती है। आपका जब फॉर्म आया था उसके बारे में अपने स्टूडेंट को जानकारी दी थी कि आपके फॉर्म जो है अवेलेबल है, कैसे भरना है, वो भी हमने उनको बताया था। तो जीडीएस से हम शुरुआत से स्टूडेंट को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप कैसे फॉर्म भरें, क्या कट ऑफ गया था, उसके बारे में रिलेटेड हमने बहुत सारी जानकारी दी थी। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं कि आपने फॉर्म भरने के बाद क्या क्या प्रोसेस होती है, उनको किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि देवेंद्र जो है इनका सिलेक्शन हो चुका है। ये बीजाडांडी में अभी एज अ ट्रेनी यहाँ पर इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है और क्या इनका एक्सपीरियंस था, किस प्रकार से जो प्रोसेस थी उसके बारे में ये आपसे डिस्कस करेंगे। तो ओवर टू यू देवेंद्र। थैंक यू वेरी मच तोमर साहब। हेलो गाइस, मेरा नाम देवेंद्र सिंह मरावी है। मैं बीजाडांडी मंडला का निवासी हूँ और अभी जीडीएस एवीपीएम के पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, मैं स्टार्टिंग से आपको पूरा प्रोसेस बताने का प्रयास करूंगा। तो जैसा कि आप सभी को पहले से ज्ञात है कि जून 2020 में जीडीएस का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। 27 जुलाई को मैंने फॉर्म अप्लाई किया जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको 10th की मार्कशीट लगती है और कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होता है। देन जब मैंने अप्लाई किया तो 3 महीने समथिंग नवंबर में इसका रिजल्ट आया। रिजल्ट में आपको पता होगा कि परसेंटेज बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनती है। तो मैं 95% होल्डर था, तो मेरा सिलेक्शन ऑब्वियसली हो गया और मुझे मिला बीजाडांडी पोस्ट ऑफिस। बीजाडांडी पोस्ट ऑफिस का जब मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया बीजाडांडी पोस्ट ऑफिस के सामने, तो मुझे एक बात और कहा गया था कि जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो आपके मोबाइल पे ईमेल या एसएमएस के जरिए नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन दोस्तों, ये कंपलसरी नहीं है। बहुत कम रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन एसएमएस या ईमेल के थ्रू आए, नहीं तो आपके पास डायरेक्ट इंटीमेशन लेटर आता है। और जो इंटीमेशन लेटर आता है इसका समय है रिजल्ट आने के 30 डेज के अंदर ये इंटीमेशन लेटर डेफिनेटली आपके पास पहुंच ही जाता है। मतलब जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद 30 दिन का समय अपन को लगता है। बिल्कुल, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो 30 डेज के अंदर डेफिनेटली आपके पास आपका इंटीमेशन लेटर पहुंच ही जाएगा। और अगर रेयर केसेस में नहीं पहुंचता है तो आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में कंटिन्यूसली संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया अपना कि भाई आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया। पहला आपका यहाँ पर पहला स्टेप आपने ले लिया कि आपने फॉर्म भरा, आपका नाम लिस्ट में आ गया है। लिस्ट में आने के बाद आपको 30 दिन के अंदर इंटीमेशन लेटर आपके पास पहुंच गया। अब वो इंटीमेशन लेटर के माध्यम से आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना, वो लेके आपको जाना होगा। तो क्या प्रोसेस थी आपकी कि जब आपके पास इंटीमेशन लेटर आया उसके बाद आपने क्या किया? तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद मेरिट लिस्ट आई। मेरिट लिस्ट के बाद जस्ट 21 डेज बाद मेरे पास इंटीमेशन लेटर आ गया। इंटीमेशन लेटर मैंने ओपन करके देखा, वहां मेरा नाम था और जिस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था वो पोस्ट लिखी हुई थी और जो इंटीमेशन लेटर है किस डिपार्टमेंट से आया है उसका नाम लिखा था। और एक और चीज उसमें लिखा होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट होता है वो लिखा होता है। तो उस डेट पर आपको वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। तो मेरा 22 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और जो आपका नजदीकी हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, मेरा मंडला था। तो मंडला में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। तो मुझे 22 दिसंबर को वहां पर रिपोर्ट करना था। मैं वहां पर रिपोर्ट करने गया।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हमारे सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जो हमारी नियुक्ति करते हैं, सहायक अधीक्षक उनको कहा जाता है, एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, तो उनके जरिए हमारी नियुक्ति होती है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में या फिर किसी भी शहर में आप जीडीएस ज्वाइन करें। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हमको वहां पर बुलाया जाता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उस फॉर्म में अटैच किए हुए हैं वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है या नहीं। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल कॉपीज हमको एएसपी सर को दिखाना होता है। इसके दौरान वो सभी डॉक्यूमेंट्स मैच करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आप ही के हैं और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ही बनाए गए हैं और आपके द्वारा उनकी अटेस्टेशन जो किया गया है वो सही है। ये सारी चीजें चेक होती हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप का आपका अरेंज किया जाता है, जिसमें आपका नॉर्मल आपके इन्फॉर्मेशन पूछे जाते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, पोस्ट ऑफिस से आपका घर कितनी दूरी पर है, और आप अगर वहां पोस्ट ऑफिस पर रहेंगे तो क्या रेंट लेकर के रहेंगे या फिर अप डाउन करेंगे। ये सारी चीजें नॉर्मल चीजें पूछी जाती हैं। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है 10th की मार्कशीट और एक होता है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। ये दो डॉक्यूमेंट्स को वहीं पर सबमिट कर लिया जाता है और 1 महीने तक इनको जो रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी होती है 10th 12th की मार्कशीट की और कंप्यूटर सर्टिफिकेट की, उनके पास उसे वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। मेरा कंप्यूटर कोर्स आदरणीय तोमर सर के द्वारा बनाया गया था। मैंने 1 महीने का कोर्स यहाँ पर किया था जो कि कम्प्लीटली वैलिड होता है। प्रयागदास तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के थ्रू जो सर्टिफिकेट बनाया गया था उसमें किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं आने वाली। आप निश्चिंत होकर के यहाँ का कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्यूटर से देवेंद्र का जो वेरिफिकेशन लेटर आया था उससे रिलेटेड एक वीडियो भी मैंने आपको बना के बताया था कि उस समय हमारे पास शायद 3-4 लगातार आपका जो वेरिफिकेशन लेटर आया था, आपके लेटर के साथ 3 लेटर और आए थे, ठीक है, जो कि एमपी के बाहर के भी थे। मतलब ये कोर्स जो है हम ऑनलाइन करवा रहे हैं, ये ऑल ओवर इंडिया, ये जो सर्टिफिकेट चल रहा है कोर्स वो ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। हमारे पास अभी तक जो वेरिफिकेशन लेटर आए हैं वो सिर्फ एमपी से नहीं, एमपी के बाहर से भी आए हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आपका राजस्थान से आए हैं, जम्मू कश्मीर से भी आए हैं। तो अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप एमपी के बाहर के भी हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, 100% ये सर्टिफिकेट जीडीएस में वैलिड है, ठीक है, जिसका जीता जाता सबूत आपके सामने देवेंद्र बैठे हुए हैं। तो देवेंद्र, यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, एक छोटा सा इंटरव्यू आपका वहां पर लिया गया जिसमें आपसे पर्सनल चीजें ही पूछी गई है, ज्यादा कोई ऐसा सवाल वहां पे नहीं होता है। उसके बाद क्या हुआ, डीवी के बाद की प्रोसेस क्या थी? थैंक यू सर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके सामने एक एजेंडा तैयार किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जस्ट 10-20 मिनट बाद आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समझा जाएंगे जो कि डिपार्टमेंटल होते हैं। इसके बाद में एक एजेंडा दिया जाता है आपको कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उस एजेंडे में सबसे पहले आपको दिया जाता है एक अटेस्टेशन फॉर्म। उसमें आपको नॉर्मल जो जहाँ के आप बिलोंग करते हैं, जहाँ के आप निवासी हैं, वो सारी जानकारियां वहां पर फिलअप करनी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाता है। अटेस्टेशन फॉर्म में ही हमें जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारा कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ये सारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं सबको अटैच करना होता है। और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट हमें मेडिकल के लिए हमें सूचित किया जाता है कि आप इसमें मेडिकल बनवाएं। बिल्कुल। अब मेडिकल के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों के सवाल थे मेडिकल से रिलेटेड कि क्या होता है मेडिकल प्रोसेस और कहाँ से बनवाना होता है। ये मेडिकल प्रोसेस उसी एजेंडे में पहले से ही निर्धारित किया जाता है। ये मेडिकल जो होता है एक यूनिवर्सिटी होती है, रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहीं से आपका ये मेडिकल बनाया जाता है। उस मेडिकल में होता यह है कि आपको आपके सबसे नजदीकी शहर में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां जाकर के सबसे पहले 500 रुपीज की ओपीडी कटानी होती है, जिसके थ्रू आपके सारे फिजिकल चेकअप किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, सैंपल लिया जाता है। तो जैसे ही आप 500 रुपीज का ओपीडी कटाते हैं तो आपको बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स, इनसे आपके सिग्नेचर्स कराए जाते हैं। और ये जो बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स होते हैं ये आपके सिंपली किसी एक पार्टिकुलर डेट पर अवेलेबल होते हैं। अच्छा। जैसे हो सकता है कोई फ्राइडे को अवेलेबल हो, कोई मंडे को। तो ये 5 डॉक्टर्स होते हैं जो एमडी होते हैं, एमबीबीएस की डिग्री इनके पास होती है। तो इन सारे डॉक्टर्स के सिग्नेचर हमको चाहिए होते हैं उस मेडिकल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेट में। तो वो सर्टिफिकेट आपका बनता है आपके चेकअप के दौरान। तो जब आप 500 रुपीज की ओपीडी कटा लेते हैं तब आपको सबसे पहले भेजा जाता है पैथोलॉजी लैब में। वहां आपको अपना सैंपल देना होता है ब्लड टेस्ट के लिए। देन उसके बाद 4 या 3 आवर्स के बाद आपका जो रिपोर्ट है वो आ जाता है। रिपोर्ट आने के बाद आपको डॉक्टर्स के पास जाना होता है। वो ब्लड टेस्ट के बाद आपका पल्स रेट चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। इसके बाद आपकी आई चेकिंग होती है। इस प्रकार से जो भी हमारी फिजिकल नीड्स होती हैं उन सारे रिपोर्ट्स को तैयार करके उस मेडिकल जो सर्टिफिकेट होता है उसमें लिखा जाता है। देन इसके बाद में जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनके सिग्नेचर्स कराए जाते हैं
और उस सर्टिफिकेट को जो सेल्फ अटेस्टेशन फॉर्म हमें मिला होता है उस अटेस्टेशन फॉर्म में अटैच करके निर्धारित समय सीमा में हमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जमा करना होता है। तो ये रहा सर मेडिकल का प्रोसीजर। अब मैं जो एजेंडा की बात कर रहा था तो उस एजेंडा में यही बताया जाता है कि जब आपको सेल्फ अटेस्टेशन फॉर्म इशू हुआ उसमें समथिंग 1 या 2 वीक का समय दिया जाता है उस सेल्फ अटेस्टेशन फॉर्म को जमा करने के लिए। और उस अटेस्टेशन फॉर्म के दौरान आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी का जो स्कूल होता है या फिर कोई यूनिवर्सिटी होती है वहां के गेजेटेड ऑफिसर होंगे, उनसे आप वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और ये गेजेटेड ऑफिसर हो सकते हैं आपके प्रिंसिपल हो। अगर आप यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से नहीं कराते हैं तो सबसे पास में जो आपके ब्लॉक ऑफिसर होते हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जिनको हम बीएमओ कहते हैं, उनके सिग्नेचर भी आप उसमें करा सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो भी आपका वैलिड हो जाता है। इसके बाद में जो सेल्फ अटेस्टेशन फॉर्म होता है उसमें नॉर्मली जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें अटैच करके जो हमें डेट दिया जाता है उस डेट को रिपोर्ट करना होता है। जी ठीक है, तो ये सब अपना मतलब जो आपका फॉर्म है ये डीवी के बाद ये सारी चीजें आपको करवानी है। मेडिकल बनवाना है आपको और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है और आपके डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ आपको निर्धारित तिथि के पहले वहां पर जाकर जमा करना होता है। ठीक है, अच्छा ये जमा हो गया। इसके बाद उसके बाद फिर अपन को कुछ समय वेट करना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। आपके पास किस प्रकार से ऑर्डर आया था, क्या प्रोसेस थी, कि आपको कैसे पता चला कि आपकी ट्रेनिंग जो है कब से स्टार्ट होनी है? बिल्कुल सर, देखिए जैसे ही हमें सेल्फ अटेस्टेशन फॉर्म निर्धारित समय सीमा में वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जमा कर देते हैं तो उसके बाद हमें समय दिया जाता है 2 या 3 हफ्तों का। अच्छा। और जब हमको अटेस्टेशन फॉर्म जैसे ही हम सबमिट करते हैं उसके आधे घंटे बाद फिर हमें थोड़ी बहुत जानकारियां दी जाती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के विषय में, रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए जाते हैं। और इसके बाद में हमें कहा जाता है कि आप 3 हफ्ते तक वेट करें। 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास एक ट्रेनिंग ऑर्डर आता है पोस्ट के जरिए, आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस के जरिए। और अगर पोस्ट ऑफिस के जरिए आपका जो ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं आता है तो आप चिंता ना करें, आप निश्चिंत रहें। आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से कॉल आता है, जो हमारे मेल ओवरसीयर सर होते हैं या फिर एएसपी सर होते हैं, वो खुद डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको ट्रेनिंग के विषय में जानकारी देते हैं और ट्रेनिंग डेट डिसाइड कर दिया जाता है। उस ट्रेनिंग डेट को आपको वहां पर उपस्थिति दर्ज करानी होती है। देन जैसे ही आप ट्रेनिंग डेट में वहां पहुंचते हैं तो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। और ट्रेनिंग में सिंपल 2 अधिकारी होते हैं, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट और एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। ये 2 अधिकारी हमारे नियुक्ति अधिकारी होते हैं। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम होता है उसकी नियुक्ति करते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट एसपी सर। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की नियुक्ति करते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट एएसपी सर। तो ये दोनों की निगरानी में हमें ट्रेनिंग दिया जाता है और ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है सिंपली रूल्स एंड रेगुलेशन ही बताए जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इस डिपार्टमेंट में। और अगर आप बेवजह छुट्टी लेते हैं या फिर कोई अनैतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं तो आपकी क्या पनिशमेंट है, क्या पेनल्टी है, ये सारी चीजें हमको बताई जाती है। ठीक है, और ये ट्रेनिंग जो होती है आपकी, ये आपका एचओ में होती है या एसओ में होती है? सर, ये भी बताना चाहूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। पहला सेक्शन होता है हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस में 1 हफ्ते की ट्रेनिंग आपकी होती है और हेड ऑफिस की ट्रेनिंग के दौरान आपका एक और कहा जाता है कि अगर आप हेड ऑफिस में ट्रेनिंग के दौरान वहां पर अवेलेबल हैं तो वहां सिर्फ आप अवेलेबल हैं, लेकिन आपकी जो फिजिकल ट्रेनिंग होगी वो सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में होती है जहां आपका अपॉइंटमेंट होना है। वो एसओ की मतलब जो हेड ऑफिस की ट्रेनिंग होती है वो भी आपकी सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ही होगी। तो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद जस्ट आपको फिर रिपोर्ट करना होता है हेड ऑफिस में। जब आप एचओ की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो 1 या 2 दिन के ब्रेक के बाद फिर से आपके पास एक ट्रेनिंग ऑर्डर आता है जिसको हमें सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ही कंप्लीट करनी होती है। और सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में हमारी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, सिंपली डाक कैसे रिसीव किया जाता है, डाक रिसीव के बाद हम डाक कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डाक को हम कैसे सेपरेट करते हैं, अलग अलग जगह की डाक हम कैसे छांटते हैं और पीपल्स के साथ हम कैसे कन्वर्सेशन करते हैं, उनको कैसे उनके आर्ग्यूमेंट्स को हम कैसे कन्विंस कर पाते हैं। ये सारी चीजें सिंपली हमें फिजिकल रूप से सिखाई जाती हैं। और ये ट्रेनिंग जो हमको दिया जाता है ये दिया जाता है हमारे सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के जो हेड होते हैं जिसको हम एसपीएम कहते हैं, उन्हीं के द्वारा ये ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा एक सवाल जो बार बार कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे वो ये था कि जो कॉल आती है किस चीज से रिलेटेड, जो अमाउंट से रिलेटेड कि हम आपका जो है सिलेक्शन करवा देंगे, आप जो है हमको इतना अमाउंट पे करके। कुछ लोगों ने पूछा था कि सर मुझे कॉल आया था किसी का कि आपका जो है सिलेक्शन, आपका नाम लिस्ट में नहीं आया है लेकिन हम आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं और आपको इतना अमाउंट पे करना होगा और हम आपका जो है नाम लिस्ट में डलवा देंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है? नो सर, माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि जैसा सर ने बताया कि आपके पास रिजल्ट के बाद कोई अनादर जगह से कोई कॉल आता है तो इस पर आप बिल्कुल भी ध्यान न दें।
ऑफिशियली इंडिया पोस्ट की वेबसाइट की तरफ से या कार्यालय की तरफ से आपके पास कोई भी कॉल नहीं आएगा कि आप हमें इतना पैसा दीजिए, हम आपका अपॉइंटमेंट करा देंगे। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनती है वो हमारे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग बनती है, और वो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट में जिस व्यक्ति का नाम होगा वो तो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिख ही जाता है मेरिट लिस्ट में, प्रत्येक रूप से आपको मेरिट लिस्ट में दिख ही जाता है। तो आप बिल्कुल भी असमंजस में ना रहें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कहीं और से आपको कॉल कर रहा हो और पैसे की मांग कर रहा हो, तो आप इसमें बिल्कुल सतर्क रहें, किसी को भी पैसे ना दें। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, तो डेफिनेटली आपके पास लेटर आ जाएगा, और लेटर नहीं आएगा तो डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाएगा। मतलब अगर कॉल भी जैसे अगर सर कॉल भी करेंगे तो पैसे से रिलेटेड कॉल कभी नहीं आएगा, वो आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड कॉल आ सकता है कि भाई अगर मान लो इनके आपके पास लेटर नहीं पहुंचा तो आपके पास अगर कॉल आया भी है तो वो आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड आ सकता है कि आपकी ट्रेनिंग इस तारीख से होने वाली है, आप यहाँ पे ज्वाइन करें। लेकिन अमाउंट या पैसे से रिलेटेड कॉल आपके पास कभी कोई डिपार्टमेंटल की तरफ से नहीं आएगा, ठीक है। तो इन चीजों में आप कभी मत फंसिएगा किसी भी प्रकार से। इसके अलावा देवेंद्र एक सवाल और आता है जो कि है जो अमाउंट जमा करना पड़ता है, सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ता है। तो कुछ लोगों को पूछना था कि सर पहले के समय में जो है 1 लाख का अमाउंट जो सुनने में आता था कि भाई जमा करना पड़ता है, आज के समय में क्या प्रोसेस है, क्या आज भी 1 लाख का अमाउंट जमा करना पड़ता है? जो हमारे जो व्यूवर्स हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है और जो अभी इंतजार कर रहे हैं अपना लेटर का या डीवी के बाद इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास ट्रेनिंग का आएगा लेटर, तो उनको ये जानकारी लगे कि भाई क्या अमाउंट है जो उनको पे करना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, ऐसा है, ये सिक्योरिटी अमाउंट है, इसके लिए मुझे भी एक्चुअली कहा गया था कि 1 लाख रुपए का अमाउंट आपको जमा करना है। लेकिन फिर मैंने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जाके पर्सनली उनसे डिस्कशन किया कि क्या ये कंपलसरी है। तो दोस्तों वहां से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि जो 1 लाख का अमाउंट होता है वो सिक्योरिटी अमाउंट होता है, और ये इंस्टेंट टाइम पर आपको सबमिट करना कंपलसरी नहीं है। इसको आप अभी जो इसका जो 1 लाख रुपए होता है, ये 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी होती है, लेकिन ये होता है आपके सर्विस सेवानिवृत्त होने के बाद, मतलब रिटायर होने के बाद का। ये अमाउंट 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी के रूप में आपको बाद में मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको 5000 रुपीज का अमाउंट इंस्टॉलमेंट में जमा करना होता है, ना कि 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपको जमा नहीं करने हैं, सिर्फ 5000 रुपीज जमा करने हैं। चाहे तो आप उसको डायरेक्टली पे कर सकते हैं या इंस्टॉलमेंट में, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप जिस टाइम पे ज्वाइन कर रहे हैं उसी टाइम पर आपको ये अमाउंट जमा करना हो। आप ज्वाइनिंग करने के बाद आप ये वाला जो ऑप्शन है उसको चूज कर सकते हैं। मतलब केवल 5000 का अमाउंट बस जमा होता है, वो भी आप इंस्टॉलमेंट में जमा, वो भी कंपलसरी नहीं है सर, वो भी कंपलसरी। नेशनल पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग 1000 रुपीज सैलरी से कटता है और वो हमको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। अच्छा, हाँ, तो मतलब वो सिक्योरिटी अमाउंट है जो आपको वापस आपको ही मिलने वाला है ना। और ऐसा कोई नहीं है कि आपको शुरुआत में 1 लाख का ही डिपॉजिट करना होता है। तो जो इस बात के लिए घबरा रहे थे कि भैया आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको 1 लाख का अमाउंट सबमिट करना होगा, ऐसा कोई भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 5000 का अमाउंट करना होगा, वो भी आपका जब जॉब लग जाता है उसके बाद आप उसे इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, और वो अमाउंट आपको बाद में वापस आपको ही मिलने वाला है, ठीक है। एक और जानकारी जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो एमपी के हमारे दोस्त हैं जिनका किसी कारण से सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया, हो सकता है उनका कट ऑफ थोड़ा बहुत 1 या 2% ऊपर नीचे रह गया, जिस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनके लिए खुशखबरी ये थी कि आने वाले समय में जीडीएस की वैकेंसी फिर से आएगी। उसके बारे में भी देवेंद्र कुछ बताने वाले हैं। जैसा कि मुझे डिपार्टमेंटल सोर्स से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस बार जितने शायद 2834 पोस्ट पर हमारा सिलेक्शन होना था, जिसमें से मेरिट लिस्ट के करीब 2100 लोगों की बनी है। अभी अभी पूरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो 2100 पोस्ट पर जिन लोगों का अपॉइंटमेंट होना है उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपॉइंटमेंट नहीं ले रहे हैं या किसी कारणवश उसे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो देन अभी देखा गया है, जो मतलब मेरे डिपार्टमेंट में, मेरे पोस्ट ऑफिस में कम से कम 15 जीडीएस का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उसमें से केवल 9 लोगों ने ज्वाइन किया। तो जैसे यहाँ पर 6 पोस्ट जो है अभी भी खाली है, तो ये जो जितने भी ब्लैंक पोस्ट हैं अभी, उन पर हमारा जो नोटिफिकेशन आने वाला है एमपी के लिए, वो जून 2021 में आ सकता है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। आपका कट ऑफ अगर आपके परसेंटाइल से नीचे जाता है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जीडीएस के अंतर्गत एबीपीएम और बीपीएम 2 पोस्ट आपने देखी होगी कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो 2 पोस्ट में से आपको सिलेक्शन करना पड़ता है। होता क्या है ये एबीपीएम और बीपीएम, उसके बारे में भी देवेंद्र से जानकारी लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन होता है एज अ जीडीएस होता है। जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक, लेकिन इस जीडीएस के अंतर्गत भी 2 टाइप्स ऑफ लेवल की पोस्टिंग होती है। पहले लेवल में होता है लेवल 1, और लेवल 1 में जो पोस्टिंग होती है उसको कहते हैं बीपीएम। बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। अभी ब्रांच पोस्ट मास्टर क्या होता है?
ब्रांच पोस्ट मास्टर जो ब्लॉक ऑफिस होता है वहां का हेड कहलाता है, और वो सिंपली क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम पर बैठा होता है और डाक डिलीवरी कहाँ करना है और डाक रिसीव कहाँ करना है उसका जो नोटिफिकेशन होता है वो ऑनलाइन सर्वर पर अपलोड करता है। उसका काम डाक बांटने का नहीं होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का। ठीक है। दूसरा जो होता है लेवल 2 पोस्ट का, लेवल 2 पोस्ट होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है डाक बीपीएम के द्वारा जो भी डाक की लिस्ट उसको थमाई जाती है उस लिस्ट को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। मतलब जो डाक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का। अब बात करें सैलरी पे आउट की, तो सैलरी पे आउट जो होता है लेवल 1 के अकॉर्डिंग जो ब्रांच पोस्ट मास्टर को सैलरी मिलती है वो बेसिक सैलरी होती है 12,000 रुपए, ग्रेड पे वगैरह जोड़ करके समथिंग 14 या 15,000 रुपए उसका जो सैलरी स्केल है बन जाता है। और बात करें लेवल 2 असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की बेसिक सैलरी होती है 10,000 रुपीज, ग्रेड पे मिला करके 13,000 रुपीज समथिंग उसकी सैलरी हो जाती है। तो ये 2 लेवल्स पर पोस्टिंग होती है दोस्तों। जब आप जीडीएस का रिक्रूटमेंट फॉर्म भर रहे हो तो ये जरूर चेक करें कि किस जगह पर बीपीएम की नियुक्ति हो रही है या एबीपीएम की नियुक्ति हो रही है। तो आप जहां पर आप अगर बीपीएम की नियुक्ति कराना चाहते हैं, फिर एज अ बीपीएम वहां पर नौकरी करना चाहते हैं, तो आप बीपीएम वाले जगहों पर ही अपना फिलअप करें, अपनी चॉइस फिलिंग करें। और अगर आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जॉब लेना चाहते हैं तो आप एबीपीएम का जो प्लेस है उसको चूज करें। मतलब ये फॉर्म भरते समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा देख के कि भाई आप एबीपीएम के लिए भर रहे हो कि बीपीएम के लिए भर रहे हो, क्योंकि एबीपीएम अगर भर रहे हो तो वो लेवल 1 का हो गया, नहीं अगर बीपीएम भर रहे हो तो वो लेवल 1 का हो गया। उनका काम होगा कि वो सिस्टम में बैठ के एंट्री करेंगे, लेकिन जो आपका एबीपीएम होगा उसका काम डाक को बांटने का होगा फिर, है ना। एक और कंडीशन मैं बताना चाहूंगा, अगर बाय चांस आप बीपीएम में भी आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है और वहां पर आपका एबीपीएम जो है उसका रिक्रूटमेंट नहीं होता या फिर आपका एबीपीएम हो सकता है आपके पास अवेलेबल ना हो, तो बीपीएम को ही डाक बांटना पड़ सकता है सर। अच्छा, हाँ ऐसा भी होता है। अगर ब्लॉक ऑफिस में आपका एबीपीएम आपके पास अवेलेबल नहीं है या हो सकता है उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, तो आप बीपीएम है तो आप जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है उसका तो आपके पास एक पासवर्ड दे दिया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके पास एबीपीएम नहीं है तो आपको डाक भी बांटना पड़ेगा। मतलब वो काम भी आपको ही करना पड़ेगा डिपार्टमेंट है। लेकिन बाद में अगर मान लो वहां पे पोस्ट है तो बाद में वहां पर रिक्रूटमेंट उसके लिए भी होगी। बिल्कुल सर, है ना, उसके लिए भी होगी। तो ऐसा वो नहीं है कि आपको सारे काम फिर वहां पर करने पड़ेंगे, वो इन फ्यूचर आपको वहां पर एबीपीएम भी वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलली दोनों का काम सेम ही होता है, लेकिन अगर एक दूसरे मतलब अगर ग्रेड पे की बात करें तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी काम सेम होता है। और जो बीपीएम होता है मोस्टली उसको क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का आईडी और पासवर्ड अवेलेबल करा दिया जाता है, जिसके जरिए वो न्यू अकाउंट खोल सकता है, टीडी खोल सकता है, फिक्स डिपॉजिट करा सकता है। तो ये सारा जो फैसिलिटी है वो सिर्फ बीपीएम को अवेलेबल होता है, और अगर बीपीएम भी वहां अवेलेबल नहीं है तो ये सारी चीजें एबीपीएम को दे दिया जाता है। अगर एक व्यक्ति नहीं है तो दूसरे व्यक्ति को इसका जिम्मेदारी जो होती है वो मिल जाती है। अच्छा, एक चीज और आती है, डिपार्टमेंटल जो इनको प्रमोशन मिलते हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन मिलते हैं। लाइक अपन बोल रहे कि अगर कोई एबीपीएम है, जी हाँ, है ना, और अब जीडीएस की अगर वैकेंसी आई है या वैकेंसी में क्या वो भी फॉर्म भर के डिपार्टमेंटल प्रमोशन ले सकता है, ऐसा कुछ है? देखिए, मैं प्रमोशन के कुछ रेगुलेशन है उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो जीडीएस के पोस्ट पर ही नॉर्मली आपका रिक्रूटमेंट होता है, जीडीएस में एबीपीएम और बीपीएम। तो इसका प्रमोशन का सबसे बेसिक जो एक्सपीरियंस हमसे मंगाया जाता है, आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एज अ जीडीएस कम से कम 3 ईयर आपको काम करना है। देन इसके बाद आप इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। तो आपके पास अगर बीपीएम और एबीपीएम में जीडीएस में कार्य करते हो अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है, इसके बाद में आप फर्स्ट जो एग्जाम देंगे वो होता है एमटीएस का। अच्छा, एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये भी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ही अपॉइंट किया जाता है। तो जैसे ही आप 3 साल यहाँ पर खत्म कर लेते हैं तो आप इसमें एक एग्जाम देंगे। उस एग्जाम को अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा प्रमोशन, और ये हो सकता है किसी दूसरे शहर में हो जाए जहां एमटीएस की पोस्ट खाली होगी। और एमटीएस की बेसिक सैलरी होती है 25,000 रुपीज टू 35,000 रुपीज। तो इसमें आप प्रमोशन के दौरान आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो लेकिन कम से कम आपको 3 साल जो है पहले जीडीएस के रूप में काम करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपका प्रमोशन होगा, है ना। इसके बाद भी बहुत सारे प्रमोशन होते हैं दोस्तों, मैं लास्ट तक का बता देता हूँ। ओके। एमटीएस में आप अगर पोस्टिंग नहीं कराते हैं तो 5 साल बाद एक और आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देने को मिलता है, जिसमें होता है पोस्टल असिस्टेंट। और पोस्टल असिस्टेंट एक गजेटेड ऑफिसर होता है, आप एक आधिकारिक रूप से उसमें नियुक्ति हो जाती है। और अगर पोस्टल असिस्टेंट का जो रिक्रूटमेंट है आप अगर उसको क्रैक कर लेते हैं, मोस्टली उसमें टॉप ही करना होता है सर, क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी सिर्फ सिंगल ही निकलती है, फिर डबल 1 या 2 पोस्ट पर ही निकलती है। उसमें अगर आप टॉप कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली सिलेक्टेड हो जाएंगे पोस्टल असिस्टेंट के लिए, और वहां आपकी सैलरी होगी
5 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही आप उसको दे पाएंगे, और वहां आपकी सैलरी होगी लगभग 40 to 45,000 रुपीज। वेरी गुड। इसके बाद आप रेगुलरली अगर इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं तो लास्ट में इसमें आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट भी बन सकते हैं, और ये सबसे हाईएस्ट पेड जो ऑफिसर्स होते हैं वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के कहलाते हैं। इनकी सैलरी 50,000 प्लस होती है। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में हमारा प्रमोशन के बहुत सारे चांसेस हैं, और हम लोग अगर रेगुलरली इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से कनेक्टेड है, से कार्य करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली गजेटेड ऑफिसर पोस्ट तक हम पहुंच भी सकते हैं। और वो जो आपकी वैकेंसी आएगी, जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी आएगी, उसमें आपको डिपार्टमेंट से या आपके वर्किंग जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड चीजें आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। इस कारण से वो एक्सपीरियंस मांगते हैं कि भाई 3 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस हो, ताकि आप उन सारी चीजों को सीख सको और उसको और बेहतर फिर आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द जो बेनिफिशियल रीजन जो इसका है दोस्तों, 3 साल के दौरान यही है कि सिंपल आपको जो डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन होते हैं, डिपार्टमेंटल नॉलेज होता है, वही आपको गेन करना है। और प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन में ही हमें जो एग्जाम होता है उसमें सिर्फ डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस ही होते हैं जो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस एंड नॉलेज है तो आप डेफिनेटली आराम से क्रैक कर लेंगे। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि एमटीएस की वैकेंसी अभी एसएससी ने भी निकाला हुआ है, लेकिन एसएससी की एमटीएस की वैकेंसी में एसएससी लेवल के कॉन्सेप्ट्स आपको पूछे जाएंगे। लेकिन वही अगर आप जीडीएस के 3 ईयर का एक्सपीरियंस के बाद अगर आप एमटीएस का एग्जाम देते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस के आंसर ही देना है, और वहां पर ना आपका ज्यादा कंपटीशन है, ना हाई लेवल ऑफ कंपटीशन होगा। आप आराम से आप एमटीएस का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल ही रहेगा, वो अंदर ही रहेगा, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। इसके अलावा जीडीएस से रिलेटेड यदि आप और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देवेंद्र हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। कोई भी सवाल आपके हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछें, उसके जवाब देने का प्रयास हम इस चैनल के माध्यम से लगातार आपके साथ करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच साथियों। जैसा कि सर ने बताया, सर बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही पैशनेट हैं, आपको जीडीएस के बारे में, कंप्यूटर के बारे में सारे नॉलेज देते रहते हैं। तो आप इनके जो यूट्यूब चैनल है इनको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का वीडियो में अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी आ रहे हैं तो उनको आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अगले वीडियो के लिए सर को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।